ओहायो के बीचों बीच एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सर्कलविल। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 10,000 है। ये एक बहुत ही सिंपल और मेहनती लोगों का शहर है। इतना साधारण कि अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ के नहीं हैं या आप खुद वहाँ से नहीं हैं, तो शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इनका सबसे बड़ा नाम तो बस पंपकिन शो की वजह से है, जो वो हर साल 1903 से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अनसॉल्व्ड या थ्रिलर मिस्ट्रीज के फैन हो, तो फिर आपने शायद सर्कलविल का नाम सुना होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा अजीब केस हुआ था जो अमेरिका के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक माना जाता है। यह सब शुरू हुआ था 1976 में, और कुछ लोगों के हिसाब से यह रहस्य आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो बेसिकली मैरी गिलेस्पी नाम की एक औरत अपने पति रॉन गिलेस्पी के साथ सर्कलविल में रहती थी। मैरी स्कूल की बस चलाती थी। एक दिन जब वो काम से वापस घर आई तो उसे एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी सीधा मैरी के नाम थी, लेकिन उसमें कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, और वो चिट्ठी कोलंबस, ओहायो से आई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हमें पता है कि तुम्हारा स्कूल के सुपरिंटेंडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, तो अब इसे बंद कर दो और अपने पति को सब सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। हम तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं, हमें पता है तुम्हारे बच्चे भी हैं। मैरी ये पढ़कर डर गई। उसे अपने बच्चों की चिंता हुई और खुद की भी। वो समझ नहीं पाई कि इस चिट्ठी को सीरियस ले या मजाक समझे। तो उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, और उसने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद उसे फिर से एक चिट्ठी आई। इस बार और भी डरावनी थी। लिखा था, अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और ये कोई मजाक नहीं है। मैरी ने वो चिट्ठी भी नजरअंदाज कर दी। लेकिन अगली ही सुबह उसके पति रॉन को भी एक चिट्ठी मिली, सीधा उसके नाम, और वो भी बिना किसी भेजने वाले के नाम के, और कोलंबस से आई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी बीवी स्कूल के सुपरिंटेंडेंट के साथ अफेयर कर रही है। अगर तुमने उसे रोका नहीं और सच नहीं उगलवाया तो तुम्हारी जान को खतरा है। रॉन ये पढ़कर हैरान रह गया। उसे कभी भी अपनी बीवी पर शक नहीं हुआ था। यह सब उसके लिए बहुत अजीब था। उसने मैरी से पूछा, यह क्या है? मैरी ने कहा, मुझे पहले ही 2 चिट्ठियां मिल चुकी हैं। मैं डर गई थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। रॉन ने पूछा, क्या यह सब सच है? तो मैरी ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूं, यह सब झूठ है। रॉन ने अपनी बीवी की बात पर भरोसा किया और बोला, ठीक है, मुझे भी नहीं पता ये कौन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूं। चलो इसे इग्नोर करते हैं, शायद सब अपने आप बंद हो जाएगा। एक हफ्ते बाद रॉन को फिर से एक चिट्ठी मिलती है। इस बार भी चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम नहीं था, और यह भी कोलंबस, ओहायो से ही आई थी। इस बार चिट्ठी में लिखा था, रॉन, 1 हफ्ता हो गया है और तुमने कुछ नहीं किया। तुमको मैरी से सच बुलवाना ही होगा, नहीं तो सिर्फ तुम्हारी जान खतरे में नहीं होगी। हम पूरे शहर को बता देंगे कि वो क्या कर रही है, होर्डिंग्स पर, रेडियो पर और टीवी पर, सब जगह। अब रॉन और मैरी दोनों डर गए थे। रॉन अब भी अपनी बीवी पर भरोसा कर रहा था। उसे लगता था कि यह सब किसी की बदमाशी है और मैरी ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अब डर दोनों को लग रहा था। फिलहाल वो पुलिस के पास नहीं गए। उन्होंने सोचा कि पहले अपने कुछ करीबी लोगों को यह सब बता देते हैं, शायद कोई सलाह मिल जाए। तो उन्होंने ये बात 3 लोगों को बताई, रॉन की बहन, रॉन की बहन का पति पॉल फ्रेशोनर, और पॉल की बहन। जब रॉन और मैरी ये सब अपने करीबी लोगों को बता रहे थे, तभी मैरी को एक शक होता है। उसे लगता है कि शायद उसे पता है कि ये चिट्ठियां कौन भेज रहा है। हमें आज तक ये नहीं पता कि वो कौन था। किसी भी रिपोर्ट या इंटरनेट पर उसका नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन मैरी और रॉन को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने उस इंसान को एक चिट्ठी भेजी जिसे वो लोग शक कर रहे थे, और लिखा, अब ये सब बंद करो, वरना हम पुलिस में शिकायत करेंगे। शुरुआत में तो पता नहीं चला कि उस इंसान ने जवाब दिया या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ दिन के लिए वो गुमनाम चिट्ठियां आना बंद हो गईं। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड टू 1987। एक रात रॉन अपने बच्चों के साथ घर पर था। मैरी घर पर नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। तभी रॉन के पास एक फोन आता है। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके बच्चों ने देखा कि उसका पूरा मूड बदल गया। वो जो शांत बैठा था, अचानक बहुत गुस्से में आ गया। वो फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहा था। किसका फोन था और क्या बात हुई, ये किसी को नहीं पता। फोन रखने के बाद रॉन अपने बच्चों से कहता है, मैं अब उस आदमी से मिलने जा रहा हूं जो ये चिट्ठियां भेज रहा है। रॉन ने अपनी पिस्तौल उठाई, अपनी पिकअप ट्रक में बैठा और बहुत तेजी से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अच्छे से पता है कहां जाना है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद
पता चला कि रॉन की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ रॉन था और कोई नहीं मिला। यहां तक कि जब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर और पुलिस विभाग ने मामले की जांच की तो वो सिर्फ रॉन को एक पेड़ के पास खाई में पड़े हुए पाए। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि रॉन ने अपनी पिस्टल से एक गोली चलाई थी। ये नहीं पता चल सका कि वो किससे या क्या निशाना बना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक गोली चलाई थी इससे पहले कि वो कार दुर्घटना का शिकार हो गए। पहले तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने इसे एक सुसाइड केस माना, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया और कहा कि रॉन नशे में था, वो शराब के प्रभाव में था, इसलिए वो गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन इस बात को परिवार वाले नहीं मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि रॉन कभी शराब नहीं पीते थे और बच्चों ने भी कहा कि उस दिन उन्होंने कुछ नहीं पिया था। अभी कहानी और भी अजीब हो रही थी। रॉन की मौत के बाद सेंट्रल ओहायो में सिर्फ सर्कलविल में नहीं बल्कि पूरे ओहायो में सैकड़ों और गुमनाम लेटर्स भेजे गए। ये लेटर्स पहले की तरह ही मैरी को लेकर थे, लेकिन अब इन लेटर्स में यह भी कहा जाने लगा कि सर्कलविल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने कुछ छुपाया है। अब यह अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद राइटर का उद्देश्य पहले जैसा नहीं था। पहले तो लेटर्स सिर्फ मैरी और रॉन को लेकर थे, लेकिन जब रॉन की मौत हो गई तो ये लेटर्स रॉन को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करने लगे। रॉन की मौत के बाद मैरी अपनी जान के लिए डर गई। उसने अभी अभी अपने पति को खो दिया था और अब ये गुमनाम लेटर्स हर जगह सर्कलविल और ओहायो में फैल रहे थे। ये लेटर्स उसके अफेयर के बारे में लिखते हुए उसकी निजी जिंदगी को हवा में उड़ा रहे थे। यह स्थिति सालों तक चलती रही और 1983 में मैरी टूट चुकी थी। उसने आखिरकार यह स्वीकार किया कि वो स्कूल के सुपरिंटेंडेंट के साथ अफेयर कर रही थी। अब वो कहती है कि यह अफेयर लेटर्स के आने के बाद शुरू हुआ था। यह बस एक अजीब स्टेटमेंट था, लेकिन इसका सही होना या नहीं होना अब महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने सोचा था कि जब वो इसे स्वीकार कर लेंगी तो यह सब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी खराब हो गया। 1983 में जब वो अपने स्कूल बच्चों को ले जा रही थी, तब उसने अपने रास्ते में लगे बिलबोर्ड पर एक नया संदेश देखा जिसमें उसके बारे में बुरा भला लिखा गया था। मैरी गुस्से में आ गई और एक दिन जब उसे एक बिलबोर्ड पर ऐसा संदेश दिखा तो उसने गाड़ी रोकी और वहां से उसे हटा दिया। फिर उसने देखा कि उस बिलबोर्ड में एक बॉक्स था जिसमें एक लोडेड गन थी जो तार से बंधी हुई थी। अगर वो थोड़ी सी भी दूसरी दिशा में खड़ी होती तो ये गन फायर हो जाती और उसे गोली लग जाती। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और जांच की और वे ये जानने में सफल हो गए कि ये गन उस व्यक्ति की थी जो पुलिस के लिए एक नया सस्पेक्ट था, और वो और कोई नहीं बल्कि पॉल फ्रेशार था। पुलिस ने पॉल से पूछा, क्या ये तुम्हारी पिस्टल है? पॉल ने पूरी तरह से सहयोग किया और कहा, हाँ, ये मेरी पिस्टल है, लेकिन ये मुझसे चोरी हो गई थी। मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने वो लेटर्स नहीं भेजा। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो रॉन की मौत की जांच कर रहे थे इस बयान पर विश्वास नहीं किया और पॉल से सिग्नेचर टेस्ट कराने का आदेश दिया। ये टेस्ट पूरी तरह से जूरी को प्रभावित कर गया और उन्होंने पॉल को दोषी ठहराया और फिर उसे 24 साल की सजा सुनाई गई। तो पॉल को जेल भेज दिया गया और उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। लेकिन फिर भी सेंट्रल ओहायो में लेटर भेजे जा रहे थे। सारे लेटर कोलंबस ओहायो से पोस्ट किए गए थे, जबकि पॉल लिमा ओहायो की जेल में था। पॉल बार बार कहता रहा कि मैं कैसे लेटर भेज सकता हूं जब मैं अकेले बंद हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सबको लगा कि वही कर रहा है। 7 साल तक ये लेटर भेजे जाते रहे। किसी में मैरी को बुरा भला कहा गया, किसी में कानून वालों पर आरोप लगाए गए कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जब पॉल 7 साल बाद पहली बार जेल से रिहा होने की कोशिश करता है तो उसे मना कर दिया जाता है। पैरोल बोर्ड ने कहा, तू ही लेटर भेज रहा है। पॉल बोला, मैं कैसे भेज सकता हूं जब मैं बंद था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसी दौरान पॉल को खुद एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है, हम तुम्हें जितना हो सके अंदर ही रखेंगे। मतलब जिसने भी वो लिखा था वो मानता था कि पॉल बेगुनाह है, लेकिन फिर भी उसे जेल में ही रखना चाहता था। लेटर में यह भी लिखा था, वो गन वाला प्लेन अकेला नहीं था, जल्दी ही और केसेस मिलेंगे और तुझ पर फिर इल्जाम लगेगा। इस लेटर के बाद अचानक सारे लेटर आने बंद हो गए। 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब पॉल दोबारा रिहा होने की कोशिश करता है, इस बार उसे रिहाई मिल जाती है, क्योंकि अब तक कोई नया लेटर नहीं आया था
और कोई और नया केसेस भी नहीं मिला था। पॉल ने अपनी मौत तक यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। पर अनफॉर्चुनेटली 2012 में उसकी मौत हो गई। 1993 में, जिस साल पॉल जेल से बाहर आया, उसी साल एक फेमस टीवी शो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ने इस केस को कवर करने का सोचा। जैसे ही शो की टीम ने इस पर काम शुरू किया, उन्हें एक अजीब सा खत मिला। बिना नाम का, कोलंबस, ओहायो से पोस्ट किया गया और उसी हैंडराइटिंग में लिखा था जैसे पहले वाले सर्कलविल लेटर्स। उसमें लिखा था, अगर तुम लोग ओहायो आए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, गंदे लोगों। अब शो की टीम सोच में पड़ गई, क्या यह धमकी सच में है? क्या उन्हें इस केस पर काम करना चाहिए या नहीं? लेकिन आखिर में उन्होंने कहा, करना तो है ही। टीम ओहायो पहुंची, लोगों से बात की, अपनी रिसर्च शुरू की। तभी उन्हें एक ऐसा सबूत मिला जिससे शायद पॉल को जेल ही नहीं होती। उन्हें पता चला कि एक और गवाह थी, एक और बस ड्राइवर, जो मैरी की तरह उसी रूट पर बस चलाती थी। उसने खुद पुलिस से कहा था कि वो गवाही देने को तैयार है, लेकिन किसी ने उसे बुलाया ही नहीं। उस दिन जब मैरी उस बम वाले बोर्ड को हटाने गई, उससे पहले ये बस ड्राइवर वहां से गुजरी थी। उसने देखा एक पीली स्पोर्ट्स कार एल कमीनो बोर्ड के पास खड़ी थी और वहां एक आदमी खड़ा था जो पॉल जैसा बिल्कुल नहीं था। जब शो वालों ने 1993 में उसका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा, क्या पुलिस ने तुमसे बात नहीं की? उसने कहा, नहीं, मैंने खुद बताया था, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की। बाद में यह एपिसोड टीवी पर दिखाया गया, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। न कोई नई धमकी, न कोई नया खत। अब यहां दो तरह के लोग हैं। एक वो जो मानते हैं कि पॉल ही गुनहगार था, उसी ने खत भेजे, बम लगाया और उसी को जेल हुई। दूसरे वो जो मानते हैं कि पॉल ने कुछ नहीं किया और उसे बेवजह जेल में डाला गया। इन्हीं में से एक थे एक जर्नलिस्ट, मार्टिन यंट। उनका मानना था कि 3 और लोग हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए था। पहला, स्कूल का वो अफसर जिससे मैरी का अफेयर था। दूसरा, मैरी का एक कोवर्कर जो उसे बहुत पसंद करता था। तीसरा, पॉल की एक्स वाइफ जिसने उसे छोड़ दिया और किसी और से रिश्ता बना लिया। उसका नया बॉयफ्रेंड बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखता था जिसे उस दिन पीली कार के पास देखा गया था, और उसके रिश्तेदार के पास वही पीली एल कमीनो कार भी थी। लेकिन पुलिस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए तो बस पॉल ही गुनहगार था, केस खत्म। मेरे हिसाब से सबसे अजीब बात यही है, जब पॉल जेल में अकेले बंद था तो फिर इतने सारे खत कौन भेज रहा था? यही चीज सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, हो सकता है कि पॉल कहीं ना कहीं इस सब में शामिल रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अकेला था। शायद खत लिखने वाले एक से ज्यादा लोग थे, शायद कोई गैंग थी, लेकिन उनकी असली मंशा क्या थी आज तक कोई नहीं जान पाया। पूरा मामला बहुत ही उलझा हुआ है, ढेर सारे लोग, बहुत सारा ड्रामा, और वो भी एक छोटे से शहर में। लेकिन जो भी हो, ये रहस्य बहुत ही जबरदस्त है। आपको क्या लगता है, पॉल सच में गुनहगार था या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको भी शायद आज की कहानी काफी चौंकाने वाला लगा होगा। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलने आऊं तो आप बाकियों के साथ हमारे इस सफर में जुड़ सकें। तो चलिए, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।